हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज फिर से मैं हाजिर हूँ जूलॉजी के क्वेश्चंस के साथ। तो आज हम आगे बढ़ेंगे अपने क्वेश्चंस के साथ। हम 150 क्वेश्चन कर चुके थे, 155 क्वेश्चन। आज क्वेश्चन नंबर 156 से स्टार्ट करेंगे और हमारा एक पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा आज। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा 156 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक मोलस्क जंतु है। निम्न में से कौन सा एक मोलस्क जंतु है। हमारा आंसर है कटल फिश। कटल फिश मोलस्क जंतु है। कटल मछली एक मोलस्क जंतु है। ये समुद्री मोलस्क और क्लास सेफेलोपोडा से संबंधित है। ये समुद्री मोलस्क है और क्लास सेफेलोपोडा से संबंधित है। इसे आमतौर पर सीपिया के नाम से जाना जाता है। इनमें एक अद्वितीय आंतरिक खोल कटल बोन होता है, यानी कटल मछली सीपिया को बोलते हैं, जो क्लास सेफेलोपोडा से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है 157 नंबर, वेलिजर लार्वा पाया जाता है। वेलिजर लार्वा पाया जाता है किसमें? मोलस्का में। वेलिजर लार्वा फाइलम मोलस्का में पाया जाता है। यह लार्वा समुद्री घोंघे के प्लवकीय लार्वा और अलवण जल घोंघे में भी पाया जाता है। वेलिजर लार्वा ट्रोकोफोर लार्वा से विकसित होता है और आगे चलकर पेडिवेलिजर लार्वा में परिवर्तित हो जाता है। इसमें एक अच्छी तरह से विकसित और एक बेलम या कक्षाभिक युक्त तैरने वाला अंग होता है, जो इसे पानी में आगे बढ़ने में मदद करता है। इसमें एक छोटा खोल और एक पूंछ भी होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है 158 नंबर, मोती की माता के नाम से किसे जाना जाता है। मोती की माता के नाम से जाना जाता है नेक्रे को। नेक्रे को मोती की माता कहा जाता है। मोती या मुक्ता एक कठोर पदार्थ है जो मुलायम उत्तकों वाले जीवों यानी मोलस्का द्वारा पैदा किया जाता है। रासायनिक रूप से मोती सूक्ष्म क्रिस्टलीय रूप में कैल्शियम कार्बोनेट है, जो जीवों द्वारा संकेंद्रित स्तरों में निक्षेप करके बनाया जाता है। हमारा 159 नंबर क्वेश्चन है, मोलस्क पुनर्जनित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं पुनर्जनित? अपने आँख, पैर, सिर के अंश उपर्युक्त सभी। वो अपने नेत्र, पैर, सिर के अंश सभी का पुनर्जनन कर सकते हैं। यानी अगर वो किसी भी एक्सीडेंट में चोट लग जाए या बीमारी से क्षतिग्रस्त हो जाए तो वो उसका निर्माण दोबारा कर सकते हैं। सेफेलोपॉड्स मोलस्क विशेष रूप से ऑक्टोपस वल्गैरिस में पुनर्जनन क्षमता होती है। यह पुनर्जनन प्रक्रिया द्वारा नेत्र, पैर, सिर सभी अंग को पुनर्जीवित कर सकता है। ये तो मैजिक हो गया उसके पास। सीपिया और ऑक्टोपस किसके माध्यम से तेजी से तैरते हैं? सीपिया और ऑक्टोपस किसके माध्यम से तेजी से तैरते हैं? आंसर है सिफॉन के माध्यम से जेट प्रणोदन द्वारा। सिफॉन के माध्यम से जेट प्रणोदन द्वारा सीपिया और ऑक्टोपस में तेज गति साइफन से निष्कासित पानी के जेट के प्रभावित होती है। सीपिया और ऑक्टोपस में तेज गति साइफन से निष्कासित पानी के जेट से प्रभावित होती है। सेफेलोपोड्स मोलस्क का एक वर्ग है जिसमें ऑक्टोपस, सीपिया, स्क्विड, लोलिगो आदि शामिल है। ये जीव लोकोमोशन के लिए जेट साइफन प्रणाली का उपयोग करते हैं। साइफन एक ट्यूब जैसी संरचना है जो मोलस्क के मेंटल का हिस्सा है और इसमें जल प्रवाह का उपयोग लोकोमोशन, भोजन, श्वसन और प्रजनन के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 161 नंबर, स्याही थैली पाई जाती है।
स्याही थैली पाई जाती है? सीपिया में। सीपिया में स्याही थैली पाई जाती है। सीपिया सेफेलोपोडा समूह से संबंधित है। इसमें एक थैली जैसी ग्रंथि उपस्थित होती है जिसे स्याही थैली के नाम से जाना जाता है। ये ग्रंथि गलफड़ों के बीच स्थित होती है और स्याही जैसा यौगिक छोड़ती है जिसमें एक गहरा रंग द्रव्य होता है। जब इस यौगिक को पानी में छोड़ा जाता है तो यह जीव को शिकारियों से दूर जाने में मदद करता है। यह आमतौर पर एक भागने का तंत्र है। सीपिया में स्याही थैली पाई जाती है जो उसके लिए भागने का तंत्र है, अपने दुश्मनों से बचने के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है 162 नंबर। सीप का अध्ययन विशेष रूप से घोंघों का कहलाता है। सीप का अध्ययन विशेष रूप से घोंघों का कहलाता है कॉन्कोलॉजी। कॉन्कोलॉजी कहलाता है विशेष रूप से सीप का अध्ययन कहलाता है कॉन्कोलॉजी। नीचे और दिए गए हैं। मोलस्का के अध्ययन को मैलेकोलॉजी कहते हैं। मोलस्का खोल का अध्ययन कहलाता है कॉन्कोलॉजी। कीट के अध्ययन को कहते हैं एंटोमोलॉजी। चिड़िया के अध्ययन को कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। चिड़िया के अंडों का अध्ययन को कहते हैं ऊलॉजी। मैमल्स के अध्ययन को कहते हैं मैमोलॉजी। व्हेल मछली के अध्ययन को कहते हैं सीटोलॉजी। 163 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस सजीव में 3 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है? हमारा आंसर है यूनियो। यूनियो का हृदय बहुत ही सिकुड़ा हुआ और 3 कोष्ठों में विभाजित होता है जिसमें एक वेंट्रिकल और 2 ऑरिकल होता है। खरगोश का हृदय 4 कोष्ठक होता है। एम्फिओक्सस में हृदय अनुपस्थित होता है। एम्फिओक्सस है जिसमें हृदय अनुपस्थित होता है। खरगोश का हृदय 4 कोष्ठक का होता है। अगला क्वेश्चन है 164 नंबर। यूनियो का ग्लॉचिडियम लार्वा। यूनियो का ग्लॉचिडियम लार्वा क्या होता है? मछली पर बाह्य परजीवी होता है। यूनियो का ग्लॉचिडियम लार्वा मछली पर बाह्य परजीवी होता है। यूनियो का ग्लॉचिडियम लार्वा मछली पर बाह्य परजीवी होता है। ग्लॉचिडियम लार्वा का अर्थ पॉइंट ऑफ एन एरो है। ग्लॉचिडियम लार्वा का अर्थ पॉइंट ऑफ एन एरो है। यह एक सूक्ष्म लार्वा है जो 0.1 से 0.4 मिलीमीटर तक चौड़ा होता है। सेल में 2 त्रिकोणीय पोरस वॉल्व होते हैं जो पीछे की ओर जुड़े व वेंट्रल की तरफ स्वतंत्र होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 165 नंबर। यूनियो के एडक्टर मांसपेशियों में शामिल हैं। यूनियो के एडक्टर मांसपेशियों में शामिल हैं क्या है? केवल आरेखित मांसपेशी तंतु। हमारा आंसर है यूनियो के एडक्टर मांसपेशियों में केवल आरेखित मांसपेशी तंतु शामिल है। यूनियो के एडक्टर मसल्स में केवल अरेखित मांसपेशीय तंतु पाए जाते हैं। यूनियो की मांसपेशियां मुख्यतः आरेखित प्रकार से संकुचित होती है और भिन्न भिन्न बैंड व शीट में व्यवस्थित होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है 166 नंबर। पाइला ग्लोबोसा के रेड्यूला के प्रत्येक अनुप्रस्थ कतार में कितने दांत पाए जाते हैं? पाइला ग्लोबोसा के रेड्यूला के प्रत्येक अनुप्रस्थ कतार में कितने दांत पाए जाते हैं? हमारा आंसर है 7। नीचे दिया है पाइला ग्लोबोसा के रेड्यूला के प्रत्येक अनुप्रस्थ कतार में 7 दांत पाए जाते हैं। प्रत्येक तरफ 2 सीमांत और 1 पार्श्व दांत और बीच में एक केंद्रीय या रैकिडियन दांत होता है। इस प्रकार सूत्र 2-1-1-1-2 देता है। रेड्यूला का उपयोग भोजन को छोटे टुकड़ों में काटने के लिए किया जाता है। यह एक सपाट रिबन जैसी संरचना है जिसका रंग भूरा होता है और ये काफ़ी सख्त है। रेड्यूला का उपयोग कहाँ होता है? भोजन को छोटे टुकड़ों में काटने के लिए किया जाता है
और यह एक सपाट रिबन जैसी संरचना है जिसका रंग भूरा होता है और ये काफ़ी सख्त होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है 167 नंबर, पाइला के शंख पर पाई जाने वाली विकास की रेखाओं को कहते हैं। पाइला यानी घोंघा के शंख पर पाई जाने वाली विकास की रेखाओं को क्या कहते हैं? हमारा आंसर है वेरिसेस कहते हैं, वेरिसेस। नीचे दिया है, पाइला के शरीर पर एक खोल पाया जाता है जो इस जीव के शरीर की रक्षा करता है। यह खोल कोलुमेला नामक एक अक्ष को दर्शाता है। यह खोल कोलुमेला नामक एक अक्ष को दर्शाता है। खोल को एम्ब्लिकेटेड शेल या परफोरेट शेल कहा जाता है। इस पिंड पर भंवर खड़ी रेखाएं मौजूद होती है जो कि विकास रेखाओं को प्रदर्शित करती है। इन्हें वेरिसेस कहा जाता है। यदि कोश का मुख ऊपर की ओर होने पर प्रेक्षक के दाईं ओर होता है तो इसे डेक्स्ट्रल सेल कहा जाता है, और यदि मुंह बाईं ओर हो तो इसे सिनिस्ट्रल सेल कहते हैं। यदि कोश का मुख ऊपर की ओर होने पर प्रेक्षक के दाईं ओर होता है, यानी आप अगर उसका प्रेक्षण कर रहे हैं और कोश का मुख ऊपर की ओर होने पर आपके दाईं ओर हो तो इसे डेक्स्ट्रल सेल कहेंगे, और यदि आपके बाईं ओर उसका मुंह हो तो उसे सिनिस्ट्रल सेल कहेंगे। 168वां नंबर क्वेश्चन है, पाइला में वायु शोषण होता है, यानी घोंघा में वायु शोषण होता है। हमारा आंसर है फुफ्फुसीय कोश में। पाइला यानी घोंघा में वायु शोषण होता है फुफ्फुसीय कोश में। नीचे दिया है, पाइला में जलीय तथा वायवीय दोनों प्रकार का श्वसन होता है। वायवीय श्वसन वायु श्वसन हेतु एक फुफ्फुस कोश तथा जलीय श्वसन हेतु कंकत क्लोम पाया जाता है, यानी इसमें जलीय श्वसन कंकत क्लोम के द्वारा होता है और वायु श्वसन फुफ्फुस कोश के द्वारा होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है 169वां, बोजानस के अंग पाए जाते हैं। बोजानस के अंग पाए जाते हैं। हमारा आंसर है लेमैनलिडेंस में। लेमैनलिडेंस में बोजानस के अंग पाए जाते हैं। बोजानस के अंग लेमैनलिडेंस में पाए जाते हैं। इनका मुख्य कार्य उत्सर्जी अंग के समान निरर्थक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का होता है। उदाहरण पाइला में। हमारा 170 नंबर क्वेश्चन है, ओलिगोपायरिन शुक्राणु पाए जाते हैं। ओलिगोपायरिन शुक्राणु पाए जाते हैं। हमारा आंसर है बी, पाइला में। ओलिगोपायरिन शुक्राणु पाइला या घोंघा में पाया जाता है। यह एक अचल शुक्राणु होता है। ओलिगोपायरिन शुक्राणु पाइला में पाया जाता है। ओलिगोपायरिन पाइला में पाया जाता है, यानी घोंघा में। हमारा 171वां नंबर क्वेश्चन है, अमीबॉइड शुक्राणु नहीं पाए जाते हैं। अमीबॉइड शुक्राणु नहीं पाए जाते हैं। हमारा आंसर है पाइला में और यूनियो में नहीं पाए जाते हैं, यानी बी और सी में नहीं पाए जाते हैं। एस्कैरिस में अमीबॉइड शुक्राणु पाया जाता है, जबकि पाइला में स्पर्म धागे जैसी होती है, जिसे ह्यूपायरिन और ओलिगोपायरिन कहते हैं, जो यांत्रिक फिलामेंट की गतिशीलता को सक्रिय करता है। 172 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण फेरेटिमा का रक्त लाल होता है? निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण फेरेटिमा का रक्त लाल होता है? हमारा आंसर है अंतराकोशिक हीमोग्लोबिन। अंतराकोशिक हीमोग्लोबिन। फेरेटिमा का लाल रक्त अंतराकोशिक हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। फेरेटिमा की रक्त वाहिका प्रणाली में रक्त वाहिकाओं की एक विस्तृत प्रणाली होती है जिसके माध्यम से लगातार रक्त बहता रहता है। कशेरुकियों में अंतःकोशिक हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है जो लाल रक्त कोशिकाओं में मौजूद होता है, जबकि इसके विपरीत फेरेटिमा में अंतराकोशिक हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है जो प्लाज्मा में मौजूद होता है। फेरेटिमा का रक्त लाल अंतराकोशिक हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है।
अगला क्वेश्चन है 173 नंबर, इनमें से कौन एक रक्त चूसक है? कौन रक्त चूसक है? तो रक्त कौन चूसता है? जोंक, हीरोडिनेरिया। नीचे दिया है हीरोडिनेरिया एक रक्त चूसक है। यह अपने पोषण के रक्त पर आश्रित होता है। यह एक एक्टोपैरासाइट जंतु है यानी बाह्य परजीवी है। इसमें बोट्राइडल उत्तक पाया जाता है। पैरापोडिया सिर और टेंटाकल्स अनुपस्थित होते हैं। पैरापोडिया सिर और टेंटाकल्स अनुपस्थित होते हैं। सीटी अनुपस्थित होता है। यह जलीय व स्थलीय दोनों जीवन व्यतीत करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है इकाइनोडर्मेटा संघ से डायप्लूरुला लार्वा का संबंध है। डायप्लूरुला लार्वा का संबंध है, हमारा आंसर है इकाइनोडर्म्स से। डायप्लूरुला लार्वा का संबंध है इकाइनोडर्म्स से। डायप्लूरुला इकाइनोडर्म्स का एक काल्पनिक लार्वा है। यह एक द्विपक्षीय सममित रोमक लार्वा है। डायप्लूरुला लार्वा वयस्क इकाइनोडर्म्स में विकसित होने के लिए कायापलट से गुजरता है। यह लार्वा एल्यूथेरोजोअन्स सभी इकाइनोडर्म्स सिवाय क्रिनोइड्स में पाया जाता है। यह तारा मछली, समुद्री अर्चिन और समुद्री खीरा आदि में पाया जाता है। ट्यूब फीट का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? 175 नंबर क्वेश्चन है, ट्यूब फीट का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? हमारा आंसर है प्रचलन, श्वसन, प्रजनन, इन सभी के लिए। ट्यूब फीट का उपयोग मुख्य रूप से समुद्री अर्चिन जैसे इकाइनोडर्म्स में हरकत और श्वसन के लिए किया जाता है। वे इन जीवों को आदान प्रदान करने और चलने में मदद करते हैं। हमारा 173 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संघ के प्राणी विशेष रूप से समुद्री हैं? हमारा आंसर है इकाइनोडर्मेटा, जो विशेष रूप से समुद्री हैं। नीचे दिया है विशेष रूप से समुद्री मूल के जानवर संघ इकाइनोडर्मेटा से संबंधित हैं। उदाहरण के लिए स्टारफिश, समुद्री अर्चिन आदि प्रजातियां समुद्र में पाई जाती है। पॉरीफेरा में कुछ प्रजातियां समुद्र और कुछ मीठे जल में पाई जाती है तथा मोलस्का संघ में समुद्री और स्थलीय दोनों प्रजातियां शामिल है। उदाहरण के लिए घोंघा, ऑक्टोपस, टोलिगो इत्यादि। हमारा 174 नंबर क्वेश्चन है, अरस्तु लालटेन एरिस्टोटिल लैंटर्न इस क्लास में उपस्थित होता है। किस क्लास में अरस्तु लालटेन उपस्थित होता है? एकाइनोइडिया में उपस्थित होता है अरस्तु लालटेन एरिस्टोटिल लैंटर्न। अरस्तु लालटेन एरिस्टोटिल लैंटर्न इकाइनोइडिया क्लास में उपस्थित होता है। इकाइनोइडिया एक वर्ग है जो फाइलम इकाइनोडर्मेटा से संबंधित है। इकाइनस समुद्री आर्चिन के मुख को चारों ओर से घेरे हुए 5 दांत एक चवर्णक उपकरण से जुड़े हुए इस अंग की आकृति प्राचीन काल की यूनानी जलियान लालटेन से मिलती जुलती होने के कारण इसके खोजकर्ता के नाम पर इसे एरिस्टोटल की लालटेन कहा जाता है। यह शरीर चोल के अंदर मुख रूप से कुछ उभरी हुई स्थापित रहती है। यह 5 बड़ी बड़ी कैलकेरियाई प्लेटों की बनी होती है जिन्हें पिरामिड्स या गुफिकाएँ कहते हैं। प्रत्येक पिरामिड के अंदर के तल के साथ एक लंबी कैलकेरियाई पट्टी होती है। इस पट्टी का उपयोग ऊपरी सिरा एक दंत कोश में बंद रहता है। नीचे का मुख सिरा एक कठोर दांत की भांति उभरा रहता है। कुछ विशेष अपाकुंचक एवं आकुंचक पेशियों के द्वारा यह अंग आंशिक रूप से मुख से बाहर एवं अंदर खींचा जा सकता है। अर्चिन द्वारा इस अंग का प्रयोग चबाने में किया जाता है, यानी
अरस्तु लालटेन जो है उसका प्रयोग वो चबाने के लिए करता है। आंशिक रूप से मुख से बाहर अंदर किया जा सकता है। अर्चिन द्वारा इस अंग का प्रयोग चबाने में किया जाता है। देखिए एरिस्टोटल्स लैंटर्न यही दिया हुआ है। ये यहाँ पे इसका माउथ है, टीथ है, मसल्स है, रिएक्टर है, टेस्ट है, मसल है, प्रोट्रैक्टर है, कैलकेरियस प्लेट है, एसोफेगस। 175 नंबर क्वेश्चन है, निम्न संघ के सभी प्राणी समुद्रीय होते हैं। और आंसर है इकाइनोडर्मेटा के सभी प्राणी समुद्री होते हैं। हाल में इकाइनोडर्मेटा के सभी सदस्य समुद्री होते हैं। ये समुद्र की गहराई के साथ साथ इंटर टाइडल जोन में भी पाए जाते हैं। इस संघ में कोई मीठे पानी या स्थलीय जीव नहीं है। इसमें मौजूद जल संवहनी तंत्र एक अद्वितीय परिसंचरण तंत्र है। यह गैसीय विनिमय, पोषक तत्वों के संचलन, अपशिष्ट उन्मूलन के साथ साथ हरकत के लिए जिम्मेदार है। हमारा अगला क्वेश्चन है 176वां, जल संवहन तंत्र विशेषता। जल संवहन तंत्र विशेषता क्या है? ए में पॉरीफेरा, बी में जोंक, सी में काइनोडर्मेटा और डी में यूरोकॉर्डेटा। यानी जल संवहन तंत्र विशेषता कौन सा है? काइनोडर्मेटा है, क्योंकि सारे प्राणी इनके जलीय होते हैं। जल संवहन में तंत्र काइनोडर्मेटा की विशेषता है। हमारा अगला क्वेश्चन है 177 नंबर, समुद्री घोड़ा होता है। हमारा आंसर है एक मछली। समुद्री घोड़ा एक मछली होता है। सामान्यतः इसका नाम हिप्पोकैम्पस है। इसका सिर घोड़े के मुख के समान होता है। यह मछली जल में सीधे तैरती है। इसका शरीर छोटी छोटी हड्डियों की प्लेटों से ढका रहता है, जिन्हें अस्थि प्लेट कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है 178 नंबर, संघ इकाइनोडर्मेटा का लक्षण है। ऑप्शन है जल संवहन तंत्र, ऑप्शन बी है हिमल तंत्र, ऑप्शन सी है उपरोक्त सभी, डी है नन ऑफ दिस। यानी जल संवहन तंत्र और हिमल तंत्र दोनों ही इसके लक्षण हैं। हमारा होगा आंसर ऑप्शन सी, उपरोक्त में से दोनों। इकाइनोडर्मेटा का नाम संघ का नाम जैकब क्लेन के द्वारा दिया गया था। विद्यमान जातियां सब समुद्री है। इस संघ के प्रमुख लक्षण निम्नवत हैं। शरीर गोल, नालवत या तारे सदृश, त्रिस्तरीय या खंड विहीन होता है। सम्मित के शिशु प्रावस्था में द्विपार्श्वीय, परंतु वयस्क में पंचतई अरीय होती है। इस संघ के जंतुओं में स्पष्ट शीर्ष एवं मस्तिष्क का अभाव होता है। देह गुहा वास्तविक एंटीरोसिलिक सीलोम पाया जाता है। इस संघ के जंतुओं में स्पष्ट सिर एवं मस्तिष्क का अभाव होता है। देह गुहा वास्तविक एंटीरोसिलिक सीलोम पाया जाता है। यह रोमाभी पेरिटोनियम द्वारा घिरी तथा अनेक नलिकाओं एवं पात्रों में बटी, जिनसे कि 3 विशिष्ट तंत्र बनते हैं, जल संवहनी, हिमल तथा पेरिहिमल तंत्र। गमन के लिए जल संवहनी तंत्र से संबंधित विशेष प्रकार के छोटे छोटे खोखले प्रवर्ध अर्थात नालपाद पाए जाते हैं। ये भोजन ग्रहण, संवेदना ग्रहण तथा प्राय श्वसन में भी सहायक होते हैं। हिमल और पेरिहिमल तंत्रों का संबंध रुधिर संचरण से है। हिमल और पेरिहिमल तंत्रों का संबंध रुधिर संचरण से है। एस्टेरियस तारा मछली में स्टोन कैनाल जोड़ती है। तारा मछली में स्टोन कैनाल जोड़ती है किसको? आंसर है मैड्रिपोराइट तथा रिंग कैनाल को। मैड्रिपोराइट तथा रिंग कैनाल को जोड़ती है एस्टेरियस तारा मछली में स्टोन कैनाल। एस्टेरियस यानी तारा मछली में स्टोन कैनाल मैड्रिपोराइट तथा रिंग कैनाल को जोड़ती है। एस्टेरियस की स्टोन कैनाल संवहनी प्रणाली में भाग लेती है। जल मैड्रिपोराइट के रास्ते प्रवेश करती है और स्टोन कैनाल से होकर गुजरती है।
यह मुख के चारों ओर उपस्थित रिंग कैनाल से जुड़ता है। हमारा अगला क्वेश्चन है 180 नंबर। टाइडेमैन बॉडीज तारामीन के एम्बुलैक्रल सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। टाइडेमैन बॉडीज तारामीन के एम्बुलैक्रल सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये निकटता से संबंधित है किससे? गोलीय कैनाल से, यानी रिंग कैनाल से। टाइडेमैन बॉडीज तारामीन के एम्बुलैक्रल सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये निकटता से संबंधित है गोलीय कैनाल से। तारामीन में स्टोन कैनाल एक लंबवत कैलकेरियस है जो इसका मुंह घेरता है। एक ट्यूब द्वारा जिसे मैड्रिपोराइट को जोड़ने वाली रिंग कहते हैं, यह रिंग कैनाल पर एक थैली होती है जिसे टाइडेमैन बॉडीज कहा जाता है। सितारा मछली का श्वसन अंग है पैपुली। सितारा मछली का श्वसन अंग पैपुली है, जबकि नाल पाद श्वसन में सहायक होते हैं। सितारा मछली की संरचना तारे जैसी होती है, इसमें 5 रंगीन बाँह निकली होती है। यह वास्तविक मछली नहीं है। सितारा मछली में गैसों का आदान प्रदान डर्मल गिल्स के द्वारा होता है, जिसे पैपुली कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 182 नंबर। नालपाद विशिष्ट लक्षण है। नालपाद किसका विशिष्ट लक्षण है? हमारा आंसर है तारामीन का। नालपाद विशिष्ट लक्षण है तारामीन यानी स्टारफिश का। नीचे दिया है फाइलम इकाइनोडर्मेटा यानी तारामीन में गमन करने के लिए विशिष्ट नालपाद विकसित होता है। फाइलम इकाइनोडर्मेटा में गमन के लिए विशिष्ट नालपाद विकसित होता है और यह नाल से संकाल भुजा की संपूर्ण लंबाई में संकरी पार्श्वनालों की 2 श्रेणियां होती है। प्रत्येक पार्श्वनाल एक नालपाद में खुलती है। इसके छिद्र पर एक कपाटी है जो द्रव के उल्टे प्रवाह को रोकती है। प्रत्येक नालपाद एक पतली भित्ति वाली बंद नली होती है। यह एक चूसक पंप की भांति कार्य करती है। तारा मछली के अंडे होते हैं। तारा मछली के अंडे होते हैं मैक्रोलेसिथल। तारा मछली के अंडे होते हैं मैक्रोलेसिथल। हमारा आंसर है सी, मैक्रोलेसिथल होते हैं तारा मछली के अंडे। और मानव व दूसरे स्तनधारियों में पाए जाने वाले अंडे जो होते हैं वो होते हैं एलेसिथल, यानी मानव व दूसरे स्तनधारियों में पाए जाते हैं एलेसिथल। माइक्रोलेसिथल इकाइनोडर्मेटा, सी अर्चिन, बैंक्रियोस्टोमा, एम्फिऑक्सस, मार्सुपियल्स आदि में माइक्रोलेसिथल प्रकार का अंडा पाया जाता है। मीजोलेसिथल लंगफिश, मेंढक व टोड में पाया जाता है मीजोलेसिथल। हमारा अगला क्वेश्चन है 184 नंबर का। मच्छर तथा मलेरिया का संबंध अन्वेषित किया था। मच्छर तथा मलेरिया का संबंध अन्वेषित किसने किया था? रोनाल्ड रॉस द्वारा। रोनाल्ड रॉस ने मच्छर तथा मलेरिया का संबंध अन्वेषित किया था। नीचे दिया है रोनाल्ड रॉस ने 1890 के दशक में अंत में सिद्ध किया था कि मलेरिया मच्छर की विशिष्ट प्रजातियों को काटने से फैलता है। इसके लिए रॉस को 1902 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार मिला था। रॉस ने मच्छरों को मलेरिया से संक्रमित लोगों का खून चूसने के लिए दिया था। 1897 में उन्होंने मच्छर की एक निश्चित प्रजाति के पेट में मलेरिया परजीवी के जीवन के एक निश्चित चरण में पाया। उन्होंने एक निश्चित प्रजाति के पेट में मलेरिया परजीवी को जीवन के एक निश्चित चरण में पाया था। रोनाल्ड रॉस ने 1890 के दशक के अंत में सिद्ध किया था कि मलेरिया मच्छर की विशिष्ट प्रजातियों के काटने से फैलता है। 185 नंबर क्वेश्चन है। ग्रीन ग्रंथि एक उत्सर्जी अंग है किसमें? ग्रीन ग्रंथि एक उत्सर्जी अंग है क्रस्टेशिया में। ग्रीन ग्रंथि क्रस्टेशिया का उत्सर्जी अंग है। न्यूरल ग्रंथि यूरोकॉर्डेट का उत्सर्जी अंग है।
न्यूरल ग्रंथि यूरोकॉर्डेट का उत्सर्जी अंग है। आर्गन ऑफ वोजानस फाइलम मोलस्का का उत्सर्जी अंग है, यानी फाइलम मोलस्का का उत्सर्जी अंग है आर्गन ऑफ वोजानस। अन्य उत्सर्जी अंग है प्लेटीहेलमिन्थिस का उत्सर्जी अंग है ज्वाला कोशिकाएं। एस्केलमिन्थिस का उत्सर्जी अंग है रेनेट कोशिकाएं। एनेलिडा का उत्सर्जी अंग है नेफ्रिडिया। मोलस्का का उत्सर्जी अंग है केवर का अंग, केवर्स ऑर्गन। कीट यानी आर्थ्रोपोडा का उत्सर्जी अंग है मेलपिगियन नलिकाएं। एरेक्निडा का उत्सर्जी अंग है कोक्सल ग्रंथियां। और केंचुआ का उत्सर्जी अंग है क्लोरेगोगन कोशिका। एरेक्निडा का है कोक्सल ग्रंथियां, कीट का है मेलपिगियन नलिकाएं, मोलस्का का है केवर का अंग, एनालिडा का है नेफ्रिडिया, एस्केलमेंथिस का रेनेट कोशिकाएं, प्लेटीहेलमिन्थिस का ज्वाला कोशिकाएं। और ग्रीन ग्रंथि किसका है? क्रस्टेशिया का उत्सर्जी अंग ग्रीन ग्रंथि है, यानी ग्रीन ग्लैंड। यूरोकॉर्डेट का न्यूरल ग्रंथि और फाइलम मोलस्का का आर्गन ऑफ वोजानस। हमारा एक चैप्टर पूरा ख़त्म हो चुका है। आज के लिए इतना ही। अब अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।